नमस्कार। आजकल हम धर्मशाला में हैं और यहाँ धमाल मचा हुआ है। इनफैक्ट विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज ही शुरू हुआ है और इस बार खास बात ये रही कि सत्र शुरू होने के बाद नहीं, सत्र शुरू होने के ठीक पहले ही धमाल मच गया। विपक्ष ने बकायदा बड़े अट्रैक्टिव जैसे एप्रन पहनकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया, जिन पे लिखा हुआ था कि आप गारंटियां कब दोगे, फलां चीज कब होगी, रोजगार कब दोगे, जो भी कांग्रेस ने गारंटियां दी थी। ये इस धमाल के जो पूरा कंसेप्ट था, वो जिस आदमी का था वो इस वक्त हमारे साथ है। हमारी मुराद है जयराम ठाकुर जी से, नेता प्रतिपक्ष। बहुत बहुत स्वागत है जी आपका। और ये हमने पहली बार देखा सर कि नॉर्मली होता क्या कि हाउस में जाते हैं, फिर थोड़ी सी गर्मा गर्मी का माहौल बनता है और उसके बाद फिर इस तरह की चीजें होती है और वॉकआउट इत्यादि होता है। बट लेकिन ऐसी क्या वजह रही कि विपक्ष को जो है वो पहले ही इस तरह का प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होना पड़ा? देखिए, कांग्रेस की सरकार का 1 साल का कार्यकाल पूरा हो गया और 1 साल पूरा होने पर मुख्यमंत्री कह रहे हैं अब कि हमने जो गारंटियों का जिक्र किया है हम 5 साल में पूरा करेंगे, 4 साल अभी हमारे पास और है। हमने यही कहा, एक तो गारंटियां झूठ थी, 1 साल बीत गया, एक भी गारंटी पूरी नहीं हुई, और दूसरे ऊपर से फिर से इस बात को कह रहे हैं कि 4 साल अभी तक बाकी है। लेकिन जो कहा है, ये कहा है पहली कैबिनेट की पहली बैठक में हम 1500 रुपए देंगे, पहली कैबिनेट की पहली बैठक में 1 लाख नौकरियां निकालेंगे, 5 साल में 5 लाख नौकरियां देंगे, पहली कैबिनेट की पहली बैठक में 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। तो ये 10 गारंटियां जो दी गई है, उसमें भाषण में सब इन नेताओं ने, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर के इनके नेता थे, चाहे वो प्रदेश के नेता थे, ये सब एक ही बात कही है पहली कैबिनेट की पहली बैठक में। हमने कहा अब तो 1 साल बीत गया, गारंटियां पूरी नहीं हुई, लोग पूछ रहे हैं चौक चौराहे पर, और 1 साल पूरी होने के बाद फिर आप झूठ बोल रहे हैं, तो ये कब तक चलेगा? इसलिए अभी जो हमारा शीतकालीन सत्र धर्मशाला में है, तो इसमें हमने पहले दिन ही हमने तय किया कि इन गारंटियों को लोगों को भूलने नहीं देंगे, ना ही कांग्रेस के नेताओं को इन गारंटियों से भागने देंगे, और लोगों के बीच में इन गारंटियों का जिक्र होता रहेगा, और यही गारंटी कांग्रेस की जाने की गारंटी होगी, और कुछ करने की आवश्यकता नहीं। इन्हीं मुद्दों पर लेकर के हमने कहा। आप कन्फर्म है कि ये पूरी नहीं होगी कभी? देखिए, मैंने तो पहले कहा कि 10 जन्म तक कांग्रेस वालों की ये गारंटी पूरी नहीं होगी, और जिन राज्यों से ये कॉन्सेप्ट शुरू किया था, वहां की गारंटी का क्या हुआ? आखिरकार चुनाव का परिणाम आपके सामने आए। छत्तीसगढ़ से शुरुआत की थी गारंटी देने की, और गारंटी किस प्रकार से वहां पर अपना असर कर गई कि वहां कभी सोचा भी नहीं था कांग्रेस ने। एक ही कहते थे छत्तीसगढ़ मॉडल पूरे देश में लागू करेंगे, हिमाचल प्रदेश में उस तरह से करेंगे, और वहां भारी बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और गारंटियां वहीं पर ही फेल हो गई। राजस्थान में भी ऐसे ही हुआ, क्योंकि वहां तो नई गारंटियां भी दी गई थी। हाँ, राजस्थान में नई गारंटियां दी गई थी, लेकिन लोगों ने विश्वास नहीं उन पर व्यक्त किया। देखिए, एक पूरे देश भर में एक चीज को लेकर के बड़ी साफ है, स्पष्ट है। गारंटी की अगर बात करते हैं तो गारंटी सिर्फ एक व्यक्ति की, एक नेता की मानी जाती है, सुनी जाती है, जिस पर भरोसा है, वो है नरेंद्र मोदी जी। यानी कि गारंटी को पूरा करने की गारंटी वो अगर है तो नरेंद्र मोदी जी है। तो इसके अलावा बाकियों के ऊपर, क्योंकि पिछली बार छत्तीसगढ़ में गारंटी दी थी शराबबंदी करेंगे, लेकिन शराबबंदी नहीं, शराब का घोटाला हो गया वहां पर, और बाकी सारी चीजों को लेकर के वहां पर 5 बड़े बड़े घोटाले वहां पर हुआ। जो बड़ा मुद्दा बने, कोयला घोटाला वहां पर हुआ। यहां तक कि जो गारंटी का हिस्सा था 2 रुपए किलो गोबर, 1300 करोड़ रुपए का गोबर घोटाला वहां पर छत्तीसगढ़ में, क्योंकि मैं खुद जाकर के चुनाव के दिनों में आकर के वहां पर आया हूं, तो वहां पर ये सारी चीजें मुद्दा बनी हुई थी। तो इसलिए हिमाचल प्रदेश में जो गारंटियों का जिक्र उन्होंने किया, देखिए गारंटी की मैं अगर बात करूं, 1500 महिलाओं को देंगे, जनवरी के महीने से शुरू कर देंगे, ये कहा था उन्होंने। और उस वक्त जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन थे, उन्होंने तो बिल्कुल कहा कि पक्की होंगी, पक्का हर हालत में होंगी, और जनवरी के महीने से शुरू हो जाएगा, लेकिन शुरू नहीं हुआ। उसके बाद दूसरी बात उन्होंने कही थी कि
5 लाख बेरोजगारों को नौकरी देंगे और 5 लाख बेरोजगारों में से 1 लाख नौकरियां कैबिनेट की पहली बैठक में देंगे। लेकिन कैबिनेट की बैठक हुई, लेकिन नौकरी की गारंटी तो कुछ एक आदमी की नहीं मिली। वहां पर एक आदमी को नौकरी अभी तक 1 साल में मिली नहीं, लेकिन उल्टे 10,000 आउटसोर्स में लगे हुए कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया। 7 महीने से उन आउटसोर्स में जो कोविड के दौरान जो वहां पर आउटसोर्स में बच्चे रखे थे, उनको तनख्वाह नहीं मिली। लेकिन उनका कहना कि हमने एक बड़ी गारंटी ओपीएस वाली पूरी करी है। ओपीएस की प्रोसेस शुरू की है, लेकिन ओपीएस का हश्र क्या हुआ, मैं इस बारे में ज्यादा कहना नहीं चाहता हूं। कर्मचारियों के प्रति हमारा सम्मान है। ओपीएस तो राजस्थान में भी दे दी थी ना, ओपीएस तो छत्तीसगढ़ में भी दे दी थी। तो ये ऐसा मान करके चलें कि ओपीएस एक गारंटी दे दी, इसके अलावा हमको कुछ करने की गारंटी मतलब कुछ नहीं। वो कह रहे हैं कि बाढ़ आ गई, नुकसान हो गया, जो पैसा गारंटियों पे लगना था वो वहां लगाना पड़ गया। देखिए, कौन सा पैसा इन्होंने यहाँ पर बाढ़ के इसमें दिया, स्टेट की ओर से क्या पैसा दिया, मुझे बताएं तो सही। हमारे पास सारी फिगर्स हैं। जो पैकेज इन्होंने राहत के रूप में विशेष पैकेज जो देने की बात कही, उसमें पैसा वही है जो केंद्र सरकार से पैसा मिला है, जिसमें 2 इंस्टॉलमेंट 362 करोड़ रुपए की वो है शुरू की। 362 की 2 हैं। 362 की 2 किस्तें पहले जारी कर दी, 181 की। और इसके अलावा तीसरी किस्त 190 करोड़ रुपए की जारी हुई। फिर उसके बाद 190 के बाद फिर 200 करोड़ रुपए की एनडीआरएफ की जो है वो एडवांस में जारी हुई। और इसके अलावा जो मुख्यमंत्री को राहत कोष के नाते, आपदा राहत कोष के नाते लोगों ने कंट्रीब्यूट किया है, लगभग शायद 200 करोड़ के लगभग, शायद मेरे ख्याल में इतने के लगभग वो फिगर है, मगर एग्जैक्ट फिगर नहीं मेरे पास, वो उसमें डालने की बात कही है। मनरेगा के 1000 करोड़ रुपए, 1000 डाइवर्ट किया, और वो उनने उसके तहत मनरेगा क्या स्टेट गवर्नमेंट का है पैसा? मनरेगा अगर है तो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, उसमें उनका क्या कंट्रीब्यूशन है? 11,500 मकान केंद्र सरकार ने दिए, वो भी उसमें डाल दो, पार्ट ऑफ दैट पैकेज, राहत पैकेज का हिस्सा है वो। आपने क्या दिया स्टेट? ये तो कहते कि हमने 7 लाख वाला पैकेज है वो 200 लगभग शायद मेरे ख्याल में 277 करोड़ रुपए की राहत के अभी तक उनने हिमाचल प्रदेश में, जबकि अनाउंस किया है 4,500 करोड़ रुपए का। लेकिन इनका कहना कि हमने बहुत बड़ा पैकेज दे दिया, 7 लाख का पैकेज दे दिया, प्लस 2.5 लाख के दूसरे इंसेंटिव दे दिए। लेकिन उसमें हकीकत क्या, उसमें बहुत बड़ा घोटाला निकले कि मैं आपको बता रहा हूं, निकल ही गया, शुरुआत हो गई। जो पात्र व्यक्ति हैं उनको पैसा नहीं मिला अभी तक कई जगह, और जो पात्र नहीं थे उनको पैसा देते हैं। इसको आप ज्यादा इसलिए बता सकते हैं क्योंकि आपका जो जिला है उसमें ज्यादा नुकसान, हमारे वहां पर इस तरह के मामले ध्यान में आ रहे हैं, हम सारी चीजों को इकट्ठा कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा, यानी कि वहां कांग्रेस का पक्का आदमी, कांग्रेस का पुराना आदमी, इस तरह की सूचियां बन रही हैं। जिनका नुकसान नहीं हो उनके खाते में पैसा जाना शुरू हो गया। तो ये एक बहुत बड़ा घपला, यानी कि मैं कहता हूं ये आपदा में सबसे बड़ा पाप होगा, और ये चौंकाने वाला होगा, हैरान करने वाला होगा। जिस प्रकार से हमने हिमाचल प्रदेश में बाकी जगह भी देख रहे हैं, हम जहां भी जा रहे हैं लोग बोल रहे हैं कि मिला नहीं जी, अभी तक नहीं मिला। अभी तक पटवारी कई जगह रिपोर्ट बनाने के लिए नहीं पहुंच पाए हैं, लेकिन उसके बावजूद कहते हैं कि हमने इतने लोगों को दे दिया। सर, एक ये आपने कहा कि मिला नहीं बोल रही है सरकार, के लोग कह रहे हैं कि मिला नहीं बोला, उधर सरकार भी बोल रही है कि केंद्र से नहीं मिला, और बड़ा कंफ्यूजन है इस मसले पे। हम लोग ये जानना चाहते हैं, हम भी कंफ्यूज हैं। एक दिन आपकी ओर से बयान आता है कि इतना है, एक दिन उनकी ओर से आता है कि नहीं आया, पर वास्तविकता है क्या, लोग जानना चाहते हैं। देखिए, बड़ी सीधी सी बात, क्या केंद्र ने सच में कोई पैसा दिया? पैसा है वो एक फाइनेंस कमीशन के एक फॉर्मूले के तहत मिलता है, बड़ा क्लियर है। ये फाइनेंस की टर्मिनोलॉजी हर राज्य के लिए तय है, हर राज्य के लिए मिलता है। और उसमें भी केंद्र सरकार जो है आवश्यकता अनुसार जो लगता है कि अगर घटना घटित हो गई है उसके मुताबिक देते हैं, आगे पीछे थोड़ा बहुत होता है। और दूसरा पैसा एनडीआरएफ का पैसा होता है। एनडीआरएफ का पैसा जो है वो अभी जैसे 200 करोड़ रुपए एनडीआरएफ का दिया गया, और अभी 634 करोड़ रुपए वो भी एनडीआरएफ का हिस्सा है। ये जो भी आया, हाँ जी, अभी जिसका जिक्र किया है, जो अप्रूवल जिसकी हो गई है। अभी कहते हैं कि पैसा नहीं आया, तो भैया अप्रूवल हो गई है, तो अगर गृह मंत्री जी ने ट्वीट किया था, उन्होंने कर दिया है, तो स्वाभाविक रूप से वो उसकी अप्रूवल है। अप्रूवल होने के बाद ये, तो अब
जो पैसा वहां से आ रहा है, ये मान रहे हैं कि ये शेयर है, ये हमको मिलना ही है, एक फॉर्मूले के तहत एक पोर्शन उसका जो है एसडीआरएफ का, मैंने कहा कि वो तो मिलता है, लेकिन एनडीआरएफ के पैसे तो सीधी मदद है केंद्र सरकार की। जो आकलन होता, जो असेसमेंट होता, जो टीम सेंटर से आती है, वो बोलते हैं कि इतना नुकसान हुआ है, और जितना नुकसान हुआ इतना कभी किसी स्टेट को मिलता नहीं है, लेकिन उसके मुताबिक जो है वो थोड़ा ज्यादा मदद करने की कोशिश उसमें होती है। और मैं ये कह रहा हूं कि अब की बार हिमाचल प्रदेश को जो पैसा मिला है, ये हाईएस्ट एवर मिला है त्रासदी के दौरान का पैसा। अगर नुकसान का पैसा मिला तो सबसे ज्यादा पैसा हिमाचल प्रदेश को मिला है। जी, तो मतलब ये कि सरकार के जो दावे हैं आप उनको पूरी तरह से ठुकरा रहे हैं? बिल्कुल, हम इस बात को कहते हैं कि केंद्र ने मदद की है और हर तरह से मदद की है। जब रेस्क्यू ऑपरेशन की आवश्यकता थी, आर्मी के हेलीकॉप्टर केंद्र सरकार ने जहां पर सबने देखा वो तो, और उसके बाद एनडीआरएफ की टीमें केंद्र सरकार ने यहां पर भेजी जो मदद कर सकते थे, लेकिन एक शब्द भी धन्यवाद का नहीं निकलना, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, मैं आपको बता रहा हूं। और बहुत सबसे बड़ी बात यह है कि जिस प्रकार से वर्तमान सरकार में झूठ बोलने की एक जो है वो आदत पड़ गई है, प्रवृत्ति पड़ गई है। जैसे हम आज भी हाउस में देखते हैं, प्रदेश का मुख्यमंत्री हाउस में झूठ बोले, गलत बोले, तो वो गलत बात है। अब आज उनने जिस प्रकार से बात कहने की कोशिश की कि हिमाचल प्रदेश के हितों की जो है अनदेखी कर रही है, और जो वाटर सेस के मामले में उन्होंने कहा कि चिट्ठी भेजी गई, चिट्ठी पूरे देश के लिए गई है, सब राज्यों के लिए गई है। ये इल्जाम तब भी लगा जब आपने उस संकल्प का जो है आपने समर्थन नहीं किया जो केंद्रीय मदद। देखिए, संकल्प का समर्थन हमने विरोध नहीं किया, एक बात बड़ी स्पष्ट करें जी। हमने कहा पहले आप केंद्र सरकार का सहयोग के लिए धन्यवाद के एक शब्द इसमें जोड़िए, नहीं जोड़ा। और उसके बाद हमने कहा हम विरोध नहीं करेंगे, हम हिमाचल के हित में हैं, और हमने वो रिकॉर्ड है विधानसभा का, हमने प्रस्ताव का विरोध नहीं किया है। हम हाउस के अंदर रहे, हाउस में बैठे रहे, लेकिन वो धन्यवाद करने के लिए एक शब्द जब नहीं बोले तो हम हाउस में चुप बैठे रहे, इतना ही है। तो सर, क्या आपको लगता है आपकी बातों से, जैसे कि मैं देख रहा हूँ, तो क्या आप ये दावा करते हैं कि ये सरकार जो है अब अपनी लोकप्रियता खो चुकी है एक साल के भीतर ही? मैं इस सारी चीज को कह रहा हूं कि हिमाचल प्रदेश में एक साल के कार्यकाल में हमने नहीं देखा सड़कों पर लोगों को इस कदर आते हुए। अब आपने देखा एक साल का जश्न मनाया, और एक साल के जश्न पर अगर उपलब्धि होती है, काम होते, तो मैं ऐसा मानता हूं कि लोग बड़े जोश के साथ आते। लोग लाए गए, भीड़ तो थी, लाए गए, और लाने के बाद वो चले गए, लाए गए और चले गए। न जोश था, न जुनून था, और झूठ बोल करके लाए गए कि राहुल गांधी जी आ रहे हैं और प्रियंका गांधी आ रही हैं, तो आपको आना है। तो राहुल गांधी तो दिल्ली से आए नहीं, और प्रियंका गांधी शिमला में धूप सेकती रही, लेकिन यहाँ आना वो वाजिब नहीं समझा, क्योंकि उनको लगा कि गारंटी 1500 वाली मांग ली जाएगी, पूछेंगे बार बार पूछेंगे। और दूसरी बात, कोई उपलब्धि के नाम पर कुछ चीज है नहीं, जब नहीं है तो जाएंगे कैसे, सामना कैसे करेंगे? जश्न मनाने लायक तो कोई चीज ऐसी है नहीं जिस पर जश्न मनाया जाए। और यहां तक कि आपको तो कांग्रेस पार्टी का बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो इस बात को कहता है कि भाई साल तो बीत गया जैसे कैसे, लेकिन जश्न मनाने के लिए कुछ नहीं है। और दूसरी बात मेरा कहना यह है कि जश्न एक हालात के मुताबिक मनाया जाता है, और यहां 500 से ज्यादा लोगों की जिंदगी चले गई त्रासदी में, तो जश्न मनाया जा रहा फिर भी। आपको लगता है समय नहीं था? हिमाचल प्रदेश में एक भी आदमी घर के बिना नहीं था। पूरे देश में मैं कह सकता हूं इस बात को, हिमाचल एक ऐसा राज्य है जहां हर आदमी के पास घर है, छोटा होगा, पुराना होगा, टूटा हुआ होगा, लेकिन घर है। फुटपाथ पर कोई नहीं सोता है, आपने देखा होगा। हिमाचल के संदर्भ में इस बात को हम गर्व के साथ कहते हैं। जी जी। लेकिन आज की स्थिति में हिमाचल में ये परिस्थिति है कि 15,000 के करीब लोग बेघर हुए हैं, जिनके पास घर ही नहीं है, जिनका घर बह गया है, तबाह हो गया है। उसके बावजूद हम जश्न मना रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में पिछले एक साल से एक नौकरी, सरकारी नौकरी दे नहीं पाए जी, उसके बावजूद जश्न मना रहे हैं, और कहा हमने 1 लाख नौकरी देने की बात कही है। और हिमाचल प्रदेश में 12,000 करोड़ से ज्यादा का ऋण ले चुके हैं 12 महीने में, 1 साल में, उसके बावजूद हम जश्न मना रहे हैं। तो मुझे कुल मिलाकर के एक ही बात लगती है कि
सरकार की जो जिसको बोलते हैं सारे अस्थि पिंजर जो है ना, जिसको जो है वो हिल गए हैं, हिल गए सारे। अस्त व्यस्त है व्यवस्था का ये दौर। और इस कदर है कि मंत्री कहता है कि मेरे काम नहीं हो रहे हैं, विधायक बोलते हैं कि हमारे नहीं हो रहे हैं, लोग बोलते हैं कि हमारे तो बिल्कुल ही हो नहीं रहे हैं। और हिमाचल में ऐसी परिस्थिति है कि जहां हमने काम छोड़ा था वहीं का वहीं रुका है। सड़कों का काम बंद, पुलों का काम बंद, हर डेवलपमेंट के काम रुके पड़े हैं। आपको ये बताऊं मैं कि हिमाचल प्रदेश में जो पिछले 5 साल में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में काम हुआ है जी, रोड की कनेक्टिविटी की अगर हम बात करें, हाईएस्ट रिकॉर्ड 2700 किलोमीटर का था इन 5 इयर्स, और हमने बनाई 4700 किलोमीटर सड़क विद इन 5 इयर्स। विद इन 5 इयर्स, हाईएस्ट है वो। मतलब इतना कभी भी रोड कनेक्टिविटी जो ग्रामीण क्षेत्रों, हमने कोई पंचायत हिमाचल प्रदेश में अब 2-4 पंचायतें हैं जिनके हेडक्वार्टर रहते होंगे, तो बाकी सारी पंचायत को कनेक्ट किया, तो काम हुआ है। और कोविड के बावजूद काम हुआ है। हाँ, 1.5 साल तो ऑलमोस्ट कोविड ने ले लिया। ऑलमोस्ट 1.5 साल तो हमारा ले लिया। कामकाज में डिस्टर्ब हुआ कोविड के कारण। इसलिए इन सारे मुद्दों तो बातचीत को थोड़ा और तीखा करेंगे, थोड़ा सूप हमारा रेडी है, तो आइए। अच्छा। जी। तो जिस तरह से सर आप कह रहे हैं कि अब ये लोकप्रियता खो गई है सरकार, और आपका एक और बड़ा दिलचस्प जैसा आरोप रहता है कि ये मित्रों की सरकार है, और एक तरफ कह रहे हैं कि पैसे नहीं है, और दूसरी तरफ मित्रों को जो किसी को एडवाइजर लगा रहे हैं, किसी को जो है कुछ लगा रहे हैं। तो ये आपको लगता है कि ये विरोधाभास है आपस में सरकार में? नहीं, इसमें सबसे बड़ी बात तो ये है कि कांग्रेस के ही नेता कहते हैं मंत्रिमंडल की बैठक होती है, लेकिन उससे पहले या उससे बाद जी, उस निर्णय जो है वो अंतिम निर्णय जो है वो मित्रों के साथ होते हैं। ये कांग्रेस के ही लोग बोलते हैं, उनके ही नेता लोग बोलते हैं। उसकी वजह ये कि सरकार बनने के बाद धड़ाधड़ जो है इनने 3, 4, 5 जो है अपने एडवाइजर बना दिए विद कैबिनेट रैंक। जी 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 और हिमाचल प्रदेश में जी जी आज की परिस्थिति यह है कि वही एडवाइजर जो है वो सारी चीजों को चला रहे हैं। सर एक चीज बड़ी दिलचस्प हमने भी देखी आज 2 नए कैबिनेट मिनिस्टर का जो है आपसे राब्ता कराया गया, रूबरू कराया गया कैबिनेट मिनिस्टर के तौर पर। उनके पास पोर्टफोलियो नहीं है, और जो जीते नहीं है या बाई चांस जीते भी हैं उनमें कैबिनेट रैंक बड़े ज्यादा हैं। ये इसको आप किस तरह से देखते हैं? वही बात देखिए, जो मंत्री बनाए हैं उनको अभी तक कितना दिन हो गए उनको, मेरे ख्याल में 1 हफ्ते से ज्यादा तो हो गया। इतना तो हो गया, 12 तारीख को बन गए थे। 12 तारीख को बने थे। 12 तारीख आज 19 है। आज 1 हफ्ता हो गया। 1 हफ्ता हो गया। 1 हफ्ता हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक उनके विभाग नहीं बटे। जी जी। विभाग, मैंने पूछा भाई विभाग कब बांटेंगे, बोलते हैं कि अभी तो थोड़ा लगेगा वक्त। हाँ हाँ। कहा कि फिर कोई कहने लगे कि भाई आजकल अभी जो महीना ये ऐसा है तो इसमें, तो मैंने कहा को 1 महीना और इंतजार करना पड़ेगा क्या? वो तो नहीं बोलते कुछ दिनों के बाद कर लेंगे। हमने कहा अगर महीना ऐसा है तो खराब है, ठीक नहीं है मुहूर्त के हिसाब से, तो मंत्री क्यों बनाए भैया? आज तो डिप्टी स्पीकर भी बना दिया उन्होंने। लेकिन इन बातों को कोई अर्थ नहीं, लेकिन निर्णय नहीं कर पा रहे हैं कि किसको क्या महत्व देना है। जी जी। किसी से लेकर के देना चाह रहे हैं, और वहां दिक्कत ये आ रही है कि अगर मंत्रालय किसी से लिया गया तो नाराजगी होगी, तो फिर काम और खराब होगा। तो एक दवा आप और भी करते हैं कि सरकार जो है ये, पहले तो लोटस ऑपरेशन की बात हुई, फिर बात हुई कि ये अपने भार से घिर जाएगी, तो क्या आपको लगता है कि कहीं वो नाराजगी जो है वो भी इसमें प्ले करेगी? देखिए, ऑपरेशन लोटस की हमने कभी बात नहीं की, वरना हमारी तरफ से इस तरह की कोई मंशा है। हम बड़े साफ कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि आपको जनमत मिला है, आपकी सरकार बनी है, परफॉर्म कीजिए और आप काम करिए जी। लेकिन वो हालात लग नहीं रहे हैं काम करने के जी। और सबसे बड़ी बात उसमें एक ही चीज की लग रही है कि कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी नहीं है। अधिकारी बहुत परेशान इस बात को लेकर के, मालूम नहीं निर्णय क्या होगा, क्योंकि एकदम मुख्यमंत्री जी का जो है मूड स्विंग पर सारा निर्भर करता है। बोलते हैं जो पूरा प्रेजेंटेशन देने के बाद जब वो कंक्लूड करते हैं कि अब ये सारा है और उसके बाद इस प्रकार से उनको काम करना चाहिए, ऐसा उनके सामने देते हैं, तो वो उसके रिवर्स डिसीजन देते हैं। जब उनसे पूछा जाता है कि भाई, जब बोलते हैं कि ये करना ठीक नहीं रहेगा, बोलते आप रहने दीजिए, मेरे पास बहुत लंबा अनुभव है पार्टी चलाने का। पार्टी चलाना, संगठन चलाना एक अलग अनुभव है वो,
ऑर्गेनाइजेशन में लंबे समय से काम किया, मैं भी तो ऑर्गेनाइजेशन में वर्किंग की है, मैं भी तो पार्टी प्रेसिडेंट रहा हूं जैसे वो रहे हैं। लेकिन प्रदेश की योजनाएं, प्रदेश के डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स वो अलग तरह के विषय हैं। उसमें आपको जो बेस्ट प्रैक्टिसेस जो हैं उनको अडॉप्ट करना चाहिए और उसमें प्रदेश का भला किसमें है उन चीजों को करना चाहिए। लेकिन एक ही जिद कि जो पूर्व सरकार में जो कुछ भी किया है वो गलत किया है, उसको बंद करना, उसको रोकना, उसको वो नहीं करना। तो एक उनके दिमाग में एक इस तरह का, जिसको बोलते हैं ना, शब्द तो उचित नहीं है, जिसको एक जनून जैसा एक जरा फितूर चढ़ना ना, जिसको बोलते हैं, जो चढ़ जाता दिमाग में, नहीं ये तो बस इसको बंद करना है, तो बंद करना है। जो किया गया था वो गलती किया गया था, मैं कर रहा हूँ बस मैं कर रहा हूँ वही सही है, ऐसा नहीं होता। जी जी। ये जो प्रवृत्ति है ठाकुर साहब कि जो मैंने किया वो सही किया, जो बाकी करके वो गलत कर गए, इससे कितना नुकसान आपको लगता है कि प्रदेश को हो रहा है? पार्टी की छोड़ दीजिए, बीजेपी कांग्रेस की तो बात छोड़ दीजिए। नहीं, देखिए, उसका नुकसान निश्चित रूप से होता है। अब आपको बता रहा हूं, आज डिस्कशन हेल्थ के इश्यूज पर हो रहा है। हिमाचल प्रदेश में हमने सहारा योजना चलाई। ऐसे लोग जो बेबस हैं, अपना काम खुद नहीं कर सकते हैं, बिस्तर पर पड़े हैं, जिंदा हैं, लेकिन उनको सहारे की जरूरत है। कोई आदमी उनको पानी पिला दिया तो पानी पी लिया, खाना खिला दिया तो खाना खा लिया, खुद ना खाना बना सकते हैं ना खाना खा सकते हैं, बिस्तर पर पड़े हैं। कोई कैंसर का पेशेंट है, कोई किसी को पैरालिसिस हुआ पड़ा है, किसी को किडनी फेल, तय राशि आपने रखी थी। हमने कहा कि ऐसे लोगों की मदद करना एक पुण्य का कार्य है, ये हमारा दायित्व बनता है। और ऐसे लोगों की मदद करने के लिए एक स्कीम हमने शुरू की, सहारा। 20,000 लोग उसमें रजिस्टर्ड हैं लगभग, जिनको 3-3 हजार रुपये हम महीने का देते रहे। और सरकार बनी, वो 3-3 हजार रुपये देना बंद कर दिया। इन्होंने भी तो सुखाश्रय शुरू किया। नहीं, सुखाश्रय अच्छी बात है, नए कॉन्सेप्ट के साथ आप काम करना चाहते करें, लेकिन जो ऐसे लोगों के लिए जो बेबस लोग हैं, उनकी मदद के लिए कोई योजना चलाई है तो उसको बंद नहीं करना चाहिए। आज मुझे उन लोगों से फोन आते हैं, जो आपने जो योजना चलाई थी उसका पैसा नहीं आ रहा जी। अब उनको मैंने चीफ सेक्रेटरी से बात की, मैंने कहा पैसा बंद क्यों किया है? फिर नहीं, उन्होंने कहा कि हमने बंद तो नहीं किया है। फिर मालूम पड़ा, बाद में उनको फोन आया कि हाँ सचमुच में बंद पड़ा है। बोलता ये ट्रेजरी में अटका पड़ा हुआ है। बोलता नहीं, पर सरकार यही कह रही है कि हमारे पास पैसा है नहीं और केंद्र दे नहीं रहा है। नहीं, उसमें देखिए कुछ भी है, लेकिन हालात जो है, आप लोन ले रहे हैं, लगातार लोन ले रहे हैं। आपने 12,000 करोड़ रुपए ले लिए लोन, किस बात के लिए लिया? एडवाइजर के लिए लिया, सीपीएस के लिए लिया, अपनी शान शौकत के लिए लिया, सरकार चलाने के लिए लिया। ऐसे गरीब लोगों के बारे में कौन सोचेगा? किसकी जिम्मा है? सरकार का जिम्मा है, उनको कम से कम एक बात को इंश्योर करना। और जबकि ये स्कीम बजट का हिस्सा है, ये सरकार का बजट है, सरकार का बजट इसमें है, लेकिन उसके बावजूद उस बजट को जारी नहीं कर रहे। तो अगर इतनी विसंगतियां ठाकुर साहब सरकार में चलने में आ रही हैं, जैसे कि आप कह रहे हैं, तो आपके लिहाज से तो अच्छा है? नहीं, देखो, राजनीतिक हिसाब से हम कहते हैं कि हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो ऐसी योजनाएं, हिम केयर में 200 करोड़ से ज्यादा का पैसा इनको जारी करना है, लेकिन नहीं कर रहे हैं। ट्रीटमेंट बंद हो गए लोगों के। जो एक स्कीम चली हमने शुरू की थी, क्योंकि 200 करोड़ से ज्यादा का पैसा जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को देना है, दे नहीं रहे पैसा जी। सहारा योजना का पैसा बंद कर दिया, मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना का पैसा बंद कर दिया। तो फिर जो लोग प्रभावित हो रहे हैं, उनको अगर मदद नहीं हो रही तो उससे हमें भी बहुत बुरा लग रहा है। राजनीतिक दृष्टि से एक अलग पक्ष हो सकता है, लेकिन समाज की दृष्टि से, एक मानवीय दृष्टिकोण अगर हम देखें, तो जिन लोगों को इसके कारण परेशानी हो रही है, मतलब कठिनाई हो रही है, तो वो कठिनाई हमको भी पीड़ा देती है। अगर इतनी दिक्कतें हैं तो निश्चित तौर से, जैसे आप कह रहे हैं कि सरकार अपनी लोकप्रियता खो चुकी है, तो जो आने वाले लोकसभा चुनाव हैं, तो जयराम जी आप उनमें क्या स्थिति देखते हैं? अभी 1 MP उनके पास है, 3 आपके पास है, 4 टोटल हमारे पास है लोकसभा के। नहीं, देखिए, उसमें तो सीधी सी बात है कि अभी हाल ही में जिन राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए हैं जी, कांग्रेस की सरकारें 2 राज्यों में थी, चले गई,
और बड़ी बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी जीती, राजस्थान में भी और छत्तीसगढ़ में भी। और मध्य प्रदेश में जहां 18 साल से भाजपा की सरकार थी, वहां फिर भाजपा की सरकार बनी है। तो इसका संदेश साफ है कि देश की जरूरत नरेंद्र मोदी है, इस बात को सब लोग समझते हैं। और मोदी जी की बात जब आने वाले समय में आएगी, जब लोकसभा का चुनाव होगा, तो हिमाचल पूरा उनके साथ खड़ा होगा। 2014 में 4 सीटें जीती थी, 2019 में 4 सीटें तो जीती, लेकिन हिमाचल का रिकॉर्ड ये है कि जितने हमारे 68 की 68 सीटों पर हमने जीत हासिल की और पूरे देश भर में वोट शेयर के हिसाब से हिमाचल नंबर 1 पर रहा है 2019 के चुनाव में। लेकिन फिर जब सरकार में उपचुनाव था तब लेकिन उपचुनाव में एक सिंपैथी एक बहुत बड़ा कारण रहा। वीरभद्र सिंह जी की दुखद मृत्यु हुई और उस मृत्यु के पश्चात तुरंत चुनाव हुआ और उनके परिवार से उनकी पत्नी खड़ी, तो एक सहानुभूति का एक अलग तरह का दौर था। तो लेकिन आज का दौर वो नहीं, उस तरह मतलब सहानुभूति अब नहीं होगी, नहीं अब काम देखा जाएगा। नहीं होगी, देख उस तरह की बात जो उस दौर में थी वो तो आज नहीं होगी। कौन चेहरे हो सकते हैं सर? आपकी भी चर्चा है, नड्डा जी की भी चर्चा है, कंगना रनौत की भी चर्चा है, चर्चाओं में चला हुआ मामला भी। देखिए, ये तो चर्चाओं का दौर तो मुझे लगता कि अब चला रहेगा, लेकिन चर्चाओं का कोई मतलब नहीं है। चर्चाएं आपने देखा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में क्या क्या चल रही थी, किसकी थी और कौन बन गया। हाँ, लेकिन चर्चा के अनुरूप हुआ कुछ? चर्चा से मेरा सीधा सवाल है, अगर हाईकमान कल को तय करती कि वी डोंट वांट टू टेक एनी रिस्क और जयराम ठाकुर जी को चुनाव लड़ना है, आर यू रेडी फॉर दैट? देखिए, एक बात मानिए, जयराम ठाकुर के बारे में जो भी निर्णय किया है पार्टी ने किया आज तक जी, और आपने भी पार्टी के निर्णय माने, पार्टी के निर्णय जो हुए उनको हमने पालन किया है जी। एक बात, और सीधी सी बात है, पार्टी के निर्णय के खिलाफ कोई व्यक्ति नहीं जाता है हमारी पार्टी में प्रमुख रूप से। और ऐसे में पार्टी जो निर्णय करेगी वो आने वाले समय में सारी चीजों को लेकर के हम पार्टी के ऊपर छोड़े हुए हैं, तो इस पर हम अपना दिमाग ही नहीं लगाते। नहीं, मैंने इसलिए पूछा कि जयराम ठाकुर जिस रास्ते पे चले हुए थे वो विधानसभा में आसान दिख रहा था। पार्टी ने कुछ फैसले किए, 20-22 टिकट बदल दिए और 39,000 वोटों से मामला खिसक गया। तो उस सारी चीज के लिए अब आकलन हो गया, पार्टी हाईकमान ने भी कर लिया है, हम लोगों ने भी कर लिया, कहाँ गलती हुई, कैसे हुई, उसमें आने वाले समय में सुधार कैसे किए जा सकते हैं, उन सारी चीजों को लेकर के तो हम विचार कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल तो लोकसभा के चुनाव में कोई भी त्रुटि नहीं हो, इस बात को सुनिश्चित किया जाएगा। तो आपको लगता है कि उसके साथ कुछ टिकट्स बदले जाने चाहिए? देखिए, क्योंकि रिपोर्ट्स तो आपके यहाँ से भी जाएंगी। तो स्वाभाविक रूप से संगठन के माध्यम से एक मैकेनिज्म रहता है जानकारियां हासिल करने का, और मोदी जी का अपना नेटवर्क तो है ही है जो जिसके माध्यम से सारी जानकारी मिलती है, कहाँ क्या करना उचित रहेगा, किस वक्त उचित रहेगा, तो सारी चीजों को लेकर के आकलन होता है और उसके आधार पर निर्णय होगा। जब से बिंदल जी दोबारा अध्यक्ष बने, ये बात भी चर्चा हो गई, ये पॉलिटिकल चर्चाएं हैं, और ऐसा नहीं कि हम इनको सत्यापित कर रहे हैं, लेकिन ऐसी चर्चा है कि बिंदल जी एक चुनौती बन के आपके लिए उभर रहे हैं। देखिए, इन सारी चीजों का कोई अर्थ नहीं, कोई औचित्य नहीं है। मेरे पास एक जिम्मेवारी है, उनके पास एक जिम्मेवारी है, और अध्यक्ष के नाते पूरे प्रदेश भर में पार्टी के सिस्टम को ठीक करना, पार्टी में ठीक चीजें करना, पार्टी के कार्यक्रम को लागू करना, और उसके साथ मेरे पास जो जिम्मेवारी है वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन होने के नाते हिमाचल प्रदेश में पॉलिटिकल इश्यूज को लेकर के काम करना, और उसमें हम कर रहे हैं। और हर चीजों पर चर्चा होती है, चर्चा होने के बाद हम काम करते हैं, कुछ काम उनके जिम्मे, कुछ काम हमारे जिम्मे, कुछ काम पार्टी के जो अन्य जो हमारे प्रमुख लोग हैं उनके जिम्मे होते हैं। तो मतलब उसको इस परिप्रेक्ष्य में नहीं देखिए, उस तरह से कोई विषय ही नहीं है जी। सर, कुछ लोग भी आपके संपर्क में हैं कांग्रेस की ओर से, क्योंकि जब चुनाव आता है तो बीजेपी की एक और रवायत है कि कुछ लोगों को उधर से इधर लाया जाता है, तो जाहिर है जो असंतुष्ट होंगे उनके साथ कुछ बातचीत होगी। स्वाभाविक रूप से देखिए, ऐसे लोग तो होते हैं जो इशारे आते रहते बीच बीच में अपनी तरफ से भी, बातें होती रहती हैं जी जी, लेकिन होती रहती है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी हम ये कह रहे हैं कि हम कुछ नहीं करने वाले हैं और करने की आवश्यकता भी नहीं है, जो कांग्रेस ही कर देगी, और जो हालात बनेंगे तो उनकी वजह से खराब होंगे तो उसके लिए हमको दोषी न ठहराएं। हमने एक और चीज देखी, ठीक है, बिंदल जी भी पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते वो चीजें बोलते होंगे, लेकिन हमने देखा कि
बीजेपी से आप बहुत ज्यादा आक्रामक हैं सरकार पे, मुख्यमंत्री पे। आपके तो अच्छे दोस्त हैं, बढ़ के बहुत क्रिकेट आपने खेली है, तो फिर क्यों आप उनको टारगेट पे रखते हैं? नहीं देखिए, राजनीति मुझे तो वही दिन याद है कि जब टीमों की बात आ गई थी, कौन किसी टीम में जाएगा, तो आपने ले लिया था उनको, हमारी टीम में आ जाओ, अगर उधर से नहीं ले रहा कोई तो। देखिए, एक बात तो हम बड़ी साफ से ऐसी बात है, हम राजनीतिक दृष्टि से, वैचारिक दृष्टि से एक दूसरे के खिलाफ, लेकिन हमारी कोई निजी दुश्मनी, निजी जीवन भी है। हाँ, निजी दुश्मनी हमारी किसी बात को लेकर के नहीं। एक बात बड़ी साफ है, और आज की तारीख में हम जहां खड़े हैं, उनकी योजनाओं का जो जनहित में नहीं है, जो काम करने के तरीके जो जनहित में नहीं है, उसका हम डट करके विधानसभा के अंदर भी विरोध करते हैं और विधानसभा के बाहर भी विरोध करते हैं, और खुलेआम करते हैं। ऐसे नहीं है, आमने सामने करते हैं। और कई बार वो प्रश्न खड़ा, वो बोलता कि आप पैसा इतना ज्यादा बोल रहे हैं, इतना ज्यादा बोल रहे हैं, लेकिन हमने अभी तो थोड़ा बोला, और ज्यादा बोलना होगा। नहीं, ये भी हमने देखा सवाल की लोकतांत्रिक व्यवस्था। जब आप मुख्यमंत्री थे तो जैसे कैप्टन कूल वाली आपकी छवि थी, आप बड़े आराम से रहते थे, सुनते थे, एकदम से रिएक्ट नहीं करते थे। लेकिन जो नेता प्रतिपक्ष की भूमिका होती है, उसमें अपने आप को इस तरह से ढाला, क्योंकि उसमें अग्रेशन चाहिए होती है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे आई? देखिए, एक बात सुनिए, जिम्मेदारी के हिसाब से हमको अपना व्यवहार रखना पड़ेगा, अपना ये रखना पड़ेगा। बतौर मुख्यमंत्री मेरे पास काम करने की जिम्मेदारी थी हिमाचल प्रदेश में, और मैं ज्यादा फोकस उस पर करता था, और स्वाभाविक रूप से मुझे करना भी चाहिए था। कम बोलना चाहिए और ज्यादा सुनना चाहिए, और ज्यादा काम करने के लिए ज्यादा मेहनत करनी है, वो हम करते थे। लेकिन जब ऑपोजिशन में है तो स्वाभाविक रूप से जो कोई निर्णय कोई सामने से सरकार का गलत होता है, तो उसका विरोध करना तो पहला दायित्व मेरा है, और उस दायित्व का निर्वहन करता हूं। तो अगर 4-0 से आप जीत के, तो सरकार का क्या होगा? सरकार का जो होगा सो होगा, लेकिन ये होकर के रहेगा। हम हिमाचल प्रदेश से 100% योगदान देना चाहते हैं इस प्रदेश की ओर से नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए, और हमारा ये मानना है कि निश्चित रूप से एक दशक के बाद दूसरे दशक की शुरुआत होगी नरेंद्र मोदी। बहुत बहुत शुक्रिया जयराम जी, आपने हमारे लिए समय निकाला। बहुत सी बातें हैं, फिर मुलाकात होगी तो दोबारा करेंगे। तो जयराम ठाकुर जी का साफ कहना था कि हम लोग ना तो किसी ऑपरेशन लोटस की बात ना हमने करी, ना कर रहे हैं। सरकार अपने ही भार से गिर जाएगी। रही लोकसभा की बात, जो मर्जी हो जाए, 4-0 इस बार होगा, ये उनका दावा है। लगातार बाकी लोगों से भी, बाकी नेताओं से भी हम आपकी मुलाकातें करवाते रहेंगे। अभी सत्र के लिए एक 5 दिन का समय और है, आज तो पहला ही दिन था। देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी।